हेलो फ्रेंड, आप सभी का सुफियान क्लासेज के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो एपिसोड में हम लोग जानने वाले हैं कारक के भेद के बारे में। तो चलिए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि कारक के भेद कितने होते हैं और क्या होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जाना है कि कारक किसे कहते हैं और कारक के भेद कितने होते हैं और वे कौन कौन से होते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कारक के भेद के डिफिनेशन के बारे में, यानी कारक के भेद के परिभाषा के बारे में। तो मेरे दोस्त, हम लोगों ने जाना था कि कारक के भेद जो होते हैं वो 8 होते हैं और वो जो होते हैं उनका नाम है, पहला नंबर कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। आज के इस वीडियो एपिसोड में हम लोग जानने वाले हैं कि कर्ता कारक किसे कहते हैं, कर्म कारक किसे कहते हैं, करण कारक किसे कहते हैं, संप्रदान कारक किसे कहते हैं और आपादान कारक किसे कहते हैं, संबंध कारक किसे कहते हैं, अधिकरण कारक किसे कहते हैं और संबोधन कारक किसे कहते हैं। तो चलिए, सबसे पहला नंबर जो हमारा आता है वो कर्ता कारक होता है और कर्ता कारक किसे कहते हैं उसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, कर्ता कारक कहते किसे हैं। तो देखिए, कर्ता कारक का चिन्ह, जैसा कि हम सभी जानते हैं, उसका चिन्ह होता है ने और शून्य। क्या होता है? ने और शून्य होता है कर्ता कारक का जो ये चिन्ह होता है। और इसका डेफिनेशन कहता है कि काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो किसी काम को करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है। या एक तीसरे डेफिनेशन में, यानी तीसरे भाषा में हम कह सकते हैं कि जो क्रिया का संपादन करता है यानी शुरुआत करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर लिखा गया है कि मैं दौड़ता हूँ। ठीक है, मैं दौड़ता हूँ। तो सबसे पहले इस वाक्य में पहचान करेंगे कि क्रिया कौन है। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्रिया की पहचान पढ़े थे कि किसी भी वाक्य में क्रिया की पहचान कैसे करेंगे। अगर आप सभी ने देखा होगा तो आप सभी लोगों को मालूम जरूर होगा। अगर नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और आप सभी लोग वहां से जाकर देख सकते हैं और उस वीडियो का भी लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए मैं फिर बता देता हूं कि क्रिया की पहचान कैसे करेंगे। तो देखिए, किसी भी वाक्य में क्या कीजिए कि उस वाक्य से प्रश्न कीजिए कि कौन सा काम हुआ है और जो आपका आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। तो यहाँ पर है मैं दौड़ता हूँ। इस वाक्य से प्रश्न कीजिए कि कौन सा काम हुआ है और आपका जो आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। तो आप प्रश्न कीजिए ना कि कौन सा काम हुआ है। यहाँ पर मैं दौड़ता हूँ, कौन सा काम हुआ है? तो दौड़ने का काम हुआ है। कौन सा काम हुआ है? दौड़ने का। तो ये क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर रोहन हंसता है, कौन सा काम हुआ है? हंसने का काम हुआ है। तो क्या हो जाएगा? हंसना क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। सीता पढ़ती है, कौन सा काम हुआ है? पढ़ने का काम हुआ है ना, तो पढ़ना क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। राम गीत गाता है, कौन सा काम हुआ है? गीत गाने का काम हुआ है। तो गाना क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। रोहन जाता है, कौन सा काम हुआ है? जाने का काम हुआ है। तो जाना क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। ठीक है। आशा करता हूं आप सभी लोगों को अब क्रिया की पहचान करने में किसी भी प्रकार से कोई भी कठिनाई नहीं होगी। ठीक है। अब चलिए बात करते हैं हम कर्ता की पहचान कैसे करेंगे और कर्ता कारक को कैसे पहचान करते हैं। तो देखिए, इसका परिभाषा कहता है कि जो क्रिया का संपादन करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। तो ये क्रिया कौन है? दौड़ना क्रिया है और इसका शुरुआत कौन कर रहा है? मैं कर रहा है ना, तो मैं क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। हंसने का काम कौन कर रहा है? रोहन कर रहा है। तो रोहन क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। अगर ऐसे समझ में नहीं है तो एक इसका ट्रिक होता है, और वह ट्रिक क्या होता है कि ट्रिक कुछ नहीं, ट्रिक वगैरह कुछ नहीं होता है, बस सिंपल फंडा जानिए। ठीक है, एक ही बार में फंडा क्लियर। ट्रिक वगैरह कुछ नहीं, ट्रिक के भरोसे नहीं रहा जाता है। कॉन्सेप्ट ही जान लीजिए और कॉन्सेप्ट को ही बढ़िया से पढ़ लीजिए, वही आपके लिए ट्रिक हो जाएगा। ठीक। तो इस वाक्य में प्रश्न करेंगे कि कौन दौड़ता है, कौन दौड़ता है, और जो आपका आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। तो कौन दौड़ता है? तो मैं दौड़ता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैं कर्ता कारक। रोहन हंसता है, कौन हंसता है? रोहन। सीता पढ़ती है, कौन पढ़ती है? सीता। राम गीत गाता है, कौन गीत गाता है? तो राम गीत गाता है। सोहन जाता है, कौन जाता है? सोहन। तो इत्यादि ये सभी जो है मैं, रोहन, सीता, राम, सोहन इत्यादि ये क्या है? कर्ता कारक है। तो आशा करता हूं आप सभी लोगों को कर्ता कारक की पहचान करने में किसी भी प्रकार से कहीं से भी अब कठिनाई नहीं होगी। अब बात आती है कर्म कारक की। तो चलिए हम लोग कर्म कारक के जानने और समझने का बात आती है कर्म कारक की कि कर्म कारक
कहते किसे हैं। तो चलिए हम लोग कर्म कारक किसे कहते हैं अब हम इसको जानने और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि कर्म कारक का चिन्ह होता है को या शून्य। ठीक है, क्या होता है? को या शून्य। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि कर्म कारक का डिफिनीशन क्या कहता है, यानी परिभाषा क्या होता है, उसको हम लोग जानने और समझने का प्रयास करते हैं और उसके बाद से बारी बारी से अध्ययन करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कर्म कारक की परिभाषा कहता है कि क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, फल यानी क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कहा है कि कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में हो उसे कर्म कारक कहते हैं। यानी जो व्यक्ति करता होगा उसकी इच्छा जिस काम को करने में होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे? कर्म कारक होगी। यानी उस व्यक्ति की इच्छा खाना यानी खाना खाने में होगी तो खाना कर्म हो जाएगा। उस व्यक्ति की इच्छा भोजन बनाने में होगी तो भोजन कर्म हो जाएगा। उस व्यक्ति की इच्छा आम खाने में होगी तो आम कर्म हो जाएगा। यानी कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? कर्म कारक कहेंगे। या हम लोग एक और शब्द में कह सकते हैं कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक चाहता है उसे कर्म कारक कहते हैं। यानी कर्ता जो होगा वो अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक चाहता होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? कर्म कारक कहेंगे। ये तीनों डिफिनेशन से हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या निष्कर्ष निकलता है? इतना ही निष्कर्ष निकलता है कि हम लोग के इसमें पहचान सबसे पहले किसका करना है? क्रिया का करना है। और जब क्रिया की पहचान हो जाएगा ऑटोमेटिकली कर्म की भी पहचान हम लोग कर लेंगे। तो देखिए इसमें क्रिया की पहचान हम लोग अभी भी समझते हैं कि जो किसी भी वाक्य में कौन सा काम हुआ है प्रश्न करेंगे क्रिया हो जाएगा। तो इसमें सीता रोटी पकाती है, कौन सा काम हुआ है? तो पकाने का काम हुआ है, तब पकाना क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। जब हम क्रिया की पहचान कर लिए तो हमारा डिफिनेशन कहता है कि क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। तब पकाने का फल किस पर पड़ रहा है? रोटी पर पड़ रहा है ना, तो रोटी क्या हो जाएगा? यहाँ पर कर्म हो जाएगा। या यदि हम तीसरे डिफिनेशन से यदि इसको जानने और समझने का प्रयास करें तो देखिए कह रहा है कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा। तो सबसे पहले कर्ता और क्रिया की पहचान करेंगे। तो देखिए कर्ता की पहचान तो यानी कौन रोटी पकाती है? तो सीता रोटी पकाती है, तो सीता क्या हो जाएगी? कर्ता। ठीक है, अच्छा पकाना ये क्या हो जाएगा? क्रिया हो गया। तो कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक चाहता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? कर्म कारक कहेंगे। तो यहाँ पर रोटी क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। अच्छा ये कर्ता हो गया रोहन और पढ़ना क्रिया हो गया। और इन दोनों के द्वारा क्या किया जा रहा है? किताब पढ़ने का काम किया जा रहा है ना। या कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। तो ये कर्ता हो गया रोहन और इसकी इच्छा क्या है? कि इसकी इच्छा है कि यह किताब पढ़े, खूब तेज बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, यानी इसकी किताब पढ़ने का इच्छा है। तो किताब क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। यहाँ पर मैं विद्यालय जाता हूँ। ठीक है, मैं विद्यालय जाता हूँ। तो इसकी इच्छा कहाँ है? विद्यालय जाने की इच्छा है ना, तो विद्यालय क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। और रमेश गीत गाता है तो रमेश कर्ता हो गया और कर्ता और ये क्रिया हो गया। तो कर्ता और क्रिया के द्वारा किसको सर्वाधिक चाह रहा है? तो गीत को। या एक इच्छा है कि हम गीत को गाएं तो गीत क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। अच्छा अब बात आती है करण कारक की कि करण कारक किसे कहते हैं। तो चलिए इसको हम काफ़ी ही विस्तार तरीके से जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि करण कारक क्या होता है और इसका चिन्ह क्या होता है। हम लोग बात कर रहे हैं करण कारक की। तो मेरे दोस्त करण कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है से द्वारा। ठीक है, करण कारक का चिन्ह क्या होता है? से होता है और द्वारा होता है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि करण कारक का डेफिनेशन क्या कहता है। तो देखिए जिसकी सहायता से कोई काम करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। या वाक्य में जिसकी सहायता से कोई काम किया जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे? करण कारक कहेंगे। कर्म कारक नहीं, करण कारक। ठीक है, अत्यधिक लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कर्म कारक और करण कारक में, जैसे कि दोनों का उच्चारण कभी कभी एक ही जैसा हो जाता है। ठीक है, तो उच्चारण पर ध्यान देंगे। करण कारक और वो होता है कर्म कारक। ठीक है, तो करण कारक किसे कहते हैं? तो जिसकी सहायता से कोई काम किया जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे? करण कारक कहते हैं। ठीक है, अब चलिए हम किसकी सहायता से कोई काम करते हैं। जैसे ये मार्कर है और इसकी सहायता से मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कहूँगा कि मैं मार्कर से लिख रहा हूँ। तो अब मैं किससे लिख रहा हूँ?
तो मार्कर से ना लिख रहा हूँ तो हमको लिखने में सहायता क्या कर रहा है, मार्कर कर रहा है ना, तो मार्कर क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। आप लोग कलम से लिख रहे हैं, यानी जब मैं पढ़ा रहा हूं और आप लोग सोचते होंगे कि चलिए मैं इसको क्यों ना लिख लूं कॉपी पर, तो जब आप लिख रहे हैं तो कलम से लिख रहे हैं ना, तो आपको लिखने में क्या सहायता कर रहा है, तो लिखने में कलम सहायता कर रहा है, तो कलम क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। तो चलिए इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं और एग्जाम्पल से और बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो देखिए रमेश, यहाँ पर देखिए मैं कलम से लिखता हूँ, तो यहाँ पर लिखने में सहायता क्या कर रहा है, तो लिखने में सहायता जो है वो कलम कर रहा है, तो कलम क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। रमेश साइकिल से विद्यालय जाता है, ठीक है, कहाँ जाता है भाई, तो विद्यालय जाता है, किससे जाता है, साइकिल से जाता है, तो साइकिल सहायता कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके विद्यालय जाने में साइकिल सहायता कर रहा है, तो साइकिल क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। सोहन बस से पटना जाता है, ठीक है, सोहन बस से पटना जाता है, भाई किससे जाता है पटना, तो बस से, तो कहीं ना कहीं तो बस उसकी सहायता कर रहा है ना, पटना ले जा रहा है तो उसकी सहायता कर रहा है, तो बस क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे दोस्त बात आती है संप्रदान कारक की, कि संप्रदान कारक किसे कहते हैं, तो चलिए हम लोग संप्रदान कारक को विस्तार तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। संप्रदान कारक का चिन्ह होता है को के लिए, ठीक है, संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है, को के लिए। अब चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि संप्रदान कारक का परिभाषा क्या कहता है, डेफिनेशन क्या कहता है। तो देखिए संप्रदान कारक का डेफिनेशन कहता है कि जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं, यानी जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे, संप्रदान कारक कहेंगे। चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल के तहत समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल में हम दिया है कि राजा भिखारी को अन्न देता है, तो किसके लिए कुछ किया जा रहा है, राजा किसको देता है अन्न, तो भिखारी को न अन्न देता है। यहाँ पर देखिए जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए, तो किसे कुछ दिया जा रहा है, तो अन्न किसको दिया जा रहा है, भिखारी को दिया जा रहा है ना, तो भिखारी यहाँ पर क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। मैंने राम को पुस्तक दी, तो पुस्तक किसको दी, यानी संप्रदान कारक कह रहा है कि जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं, यानी जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे, संप्रदान कारक कहेंगे। तो यहाँ पर उदाहरण में दिया है कि मैंने राम को पुस्तक दी, तो किसको कुछ दी, राम को ना, यानी पुस्तक किसको दी, राम को दी, तो राम को यहाँ पर क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने छात्राओं को साइकिलें दी, ठीक है, मुख्यमंत्री ने छात्राओं को साइकिलें दिया, भाई साइकिल किस लिए दी, क्योंकि स्कूल आने में कठिनाई हो रही थी, तो साइकिल से स्कूल आएंगे, ठीक है। तो मुख्यमंत्री ने छात्राओं को साइकिलें दी, तो यहाँ पर देखिए किसके लिए कुछ दिया जा रहा है, तो छात्राओं के लिए क्या दिया जा रहा है, साइकिल दिया जा रहा है, तो किसको दिया जा रहा है, छात्राओं को दिया जा रहा है, तो छात्राओं यहाँ पर क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। अब बात आती है आपादान कारक की, कि आपादान कारक किसे कहते हैं। तो चलिए हम लोग आपादान कारक को जानने का प्रयास करते हैं। आपादान कारक का चिन्ह होता है से, और इसका अर्थ जो होता है वह जुदाई के अर्थ में होता है। आपादान कारक का डेफिनेशन कहता है कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे से अलग होती है तो जो वस्तु स्थिर रहती है उसे आपादान कारक कहते हैं। यानी आपादान कारक का डेफिनेशन में फिर से आपको एक बार बता दूं कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे से अलग होती है तो जो वस्तु स्थिर रहती है उसे आपादान कारक कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल से जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कह रहा है कि मैं विद्यालय से घर जाता हूं, इसमें दो वस्तु क्या है, एक है विद्यालय और एक है घर। तो कह रहा है कि मैं विद्यालय से घर जाता हूं, यानी अगर मैं कहूं कि मैं विद्यालय से घर जाता हूं, तो मैं विद्यालय से घर जाता हूं, तो देखिए इसमें आपादान कारक कौन हो जाएगा। तो कह रहा है कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे से अलग होती है तो जो वस्तु स्थिर रहती है उसे आपादान कारक कहेंगे। तो विद्यालय और घर में स्थिर कौन रह रहा है, यानी जब मैं विद्यालय से घर जाता हूं तो मैं विद्यालय गया पढ़ने के लिए, और वहां से जब घर आया तो विद्यालय तो साथ लेकर नहीं ना आया, विद्यालय तो वहां पर स्थिर रहा।
तो जो स्थिर रहेगा उसे अपादान कारक कहेंगे। तो यहाँ पर विद्यालय से ये अपादान कारक होगा। ठीक है, अब देखिए पेड़ से पत्ते गिरते हैं, जैसे कि एक पेड़ हो गया और जैसे कि एक पेड़ हो गया और वहां पर उस पेड़ पर बहुत सारे पत्ते रहते हैं। मान लीजिए कि एक पेड़ हो गया और इस पेड़ पर बहुत सारे पत्ते हैं, तो कह रहा है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं। या तो हो सकेगा 4-5 को पत्ता गिरेगा या 8-10 पत्ता गिरेगा, या उसके साथ साथ पूरा पेड़ नहीं ना गिर जाएगा। कह रहा है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ तो स्थिर है ना, पेड़ से पत्ता जब गिरेगा तो पेड़ तो स्थिर है, तो जो स्थिर रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपादान कारक कहेंगे। तो यहाँ पर पेड़ से जो हो जाएगा वो आपका होगा अपादान कारक। कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान कारक। अब बात आती है संबंध कारक की, कि संबंध कारक होता क्या है, तो इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। देखिए जैसे नाम से ही स्पष्ट है, संबंध कारक यानी इसमें एक दूसरे के बीच में संबंध स्थापित होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, संबंध कारक कहते हैं। तो चलिए हम इसको डेफिनेशन के साथ जानने का प्रयास करते हैं कि संबंध कारक कहते किसे हैं। संबंध कारक का चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री। ठीक है, संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है, का, के, की, रा, रे, री। तो चलिए अब इसको हम डेफिनेशन के साथ जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए संबंध कारक का जो डेफिनेशन होता है वो कहता है कि जहां एक दूसरे के साथ संबंध सूचित हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। या जहां एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित हो या संबंध का पता चले उसे हम लोग क्या कहेंगे, संबंध कारक कहते हैं। जैसे कि मेरा भाई, यानी ये संबंध स्थापित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि ये मेरा भाई है, मेरी बहन, मेरे पिताजी, रोहन के पिताजी, यानी इस वाक्य से पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ संबंध जरूर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया है मेरा भाई, मेरी बहन, राम का भाई, यानी इन दोनों में क्या संबंध है, इसमें और इसमें क्या संबंध है, कि ये राम का भाई है। ठीक है, सीता के पिताजी, यानी ये स्थापित क्या हो रहा है कि सीता के ये पिताजी हैं। ठीक है, रोहन का भाई किताब पढ़ रहा है। ठीक है, यानी अब यहाँ पर संबंध स्थापित होगा कि भाई कौन किताब पढ़ रहा है, तो भाई किताब पढ़ रहा है। तो किसका भाई पढ़ रहा है, तो ये रोहन का भाई किताब पढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रोहन का भाई संबंध कारक हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है अधिकरण कारक की। ठीक है, किसकी बात आती है, अधिकरण कारक की, कि अधिकरण कारक किसे कहते हैं। तो चलिए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि अधिकरण कारक किसे कहते हैं। बात आती है अधिकरण कारक की, कि अधिकरण कारक कहते किसे हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं अधिकरण कारक किसे कहते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में या पर, और इसका डेफिनेशन यानी कि परिभाषा कहता है कि क्रिया के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। किसके आधार को अधिकरण कारक कहते हैं, क्रिया के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। अब मुझे नहीं लगता है कि आप सभी लोगों को क्रिया की पहचान करानी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग शुरू से लेकर और अभी तक क्रिया की काफ़ी ज़्यादा पहचान कर चुके हैं और किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी अब आप लोगों को क्रिया की पहचान करने के लिए। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि क्रिया का आधार कौन है और उसे हम लोग अधिकरण कारक कह देंगे। तो देखिए कह रहा है कि क्रिया के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे देखिए चिड़िया डाल पर बैठी है, तो यहाँ पर बैठना क्या है, क्रिया है ना, और बैठने का आधार क्या है, कि बैठने का आधार है डाल, और उस डाल पे क्या है, चिड़िया बैठी हुई है, तो क्या हो जाएगा, डाल पर ये हो जाएगा अधिकरण कारक। ठीक है, ये होगा अधिकरण कारक, डाल पर जो होगा आपका अधिकरण कारक होगा। ठीक है, हम लोग बिहार राज्य में रहते हैं, तो रहना क्या है, क्रिया है ना, क्रिया है कि नहीं है ना, अरे क्रिया की पहचान करने में कोई दिक्कत है कि नहीं है, बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, तो रहना क्या है, क्रिया है, और रहने का आधार क्या है कि हम लोग बिहार राज्य में रहते हैं। किस राज्य में रहते हैं, बिहार राज्य में रहते हैं। ठीक है, अब बात आती है संबोधन कारक की, कि संबोधन कारक किसे कहते हैं। संबोधन कारक का चिन्ह होता है हे, अरे, अहो, अजी। ठीक है, क्या होता है संबोधन कारक का चिन्ह, हे, अरे, अहो, अजी। ठीक है, तो चलिए संबोधन कारक का डेफिनेशन क्या कहता है, यानी इसका परिभाषा क्या कहता है, इसको हम लोग जानने और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखिए संबोधन कारक का परिभाषा कहता है कि जहां बुलाने या पुकारने का
बोध हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है, संबोधन कारक यही कहता है कि जहां एक दूसरे को बुलाने या पुकारने का बोध होता है, यानी बोध सूचित होता है या मालूम चलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संबोधन कारक कहते हैं। जैसे इसका चिन्ह होता है हे, अरे, अहो, अजी। तो किसी को बुलाना होता है तो हम लोग कहते हैं ना कि हे राम इधर आओ, अरे मोहन इधर आओ, अरे मोहन वहां जाओ, या अजी सुनो ना, ऐसे हम लोग बात बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बोलते हैं ना। तो ये क्या होता है, आपका संबोधन कारक होता है। ठीक है, आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को यहाँ तक जरूर समझ में आ गया होगा और हम सभी लोग बात ही बातों में लगभग कारक के पूरे भेद को पढ़ लिए। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार से कहीं भी दिक्कत हो तो आप सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उस समस्या को दूर करने का प्रयास जरूर करूंगा। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग का रहेगा संधि का। तो अगले टॉपिक में आप सभी लोगों के लिए लेकर आऊंगा कि संधि किसे कहते हैं और संधि के भेद कितने होते हैं। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।